जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th भारतीय वन बुक का जो 4th नंबर चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, उसका जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए आप लोग को ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, तो देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि श्रृंखलन गुण क्या होता है। जो श्रृंखलन गुण होता है वो क्या होता है। तो कहता है क्या कि कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस प्रवृत्ति को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा हो गया सी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो बारीक कक्षा में कितना होता है, 4 होता है। इसके भी 4 होगा, इसके भी 4 होगा। तो ये सभी क्या करते हैं, फिर मान लीजिए इधर भी कोई कार्बन, ठीक है, मतलब 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि 4 मान लीजिए कि ऐसे यह इसे लेते जाएगा, ठीक है। ये यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। ये इससे लेते जाएगा, ये फिर इससे ऐसे लेते जाएगा। तो जो यह जो श्रृंखला बनता है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं, ठीक है ना। ये जो श्रृंखला बनता है ना ऐसा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एलिफैटिक यौगिक क्या है। जो एलिफैटिक यौगिक है वो क्या है। कहता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। कहता है क्या कि खुली मतलब कि ओपन श्रृंखला में जुड़ी रहती है, एलिफैटिक यौगिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या क्रियाशील समूह क्या है। तो कहता है किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। कहता है कि मतलब किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर किसी यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे यौगिक का क्रियाशील समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे मान लीजिए C2H5OH में OH हमारा क्या है, क्रियाशील समूह है। या ऐसे हम लोग किसी और एक शब्द में भी परिभाषित कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहता है कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में सामान्यतः 2 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। और ये भाग समूह या मूलक कहलाते हैं। जो ये दो भाग होते हैं इसमें क्या कहलाते हैं, ये भाग क्या है, समूह या मूलक कहलाते हैं। इनमें एक समूह अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसी समूह को यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है और यही क्रियाशील समूह कहलाता है। जो मतलब अत्यधिक क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण होता है, तो OH हमारे इसमें क्या होता है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यही क्या कहलाता है, हमारा क्रियाशील समूह कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला कहता है क्या, कहता है कार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा अकार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है। कहता है कि जो अकार्बनिक यौगिक है उसकी अपेक्षा कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक क्यों है। तो देखिए कहता है क्या कि कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो कार्बन की जो परमाणु होती है वो क्या होता है, आपस में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रहती है, चूँकि वो पीछे भी हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में। तो कार्बन में उपस्थित इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं, ठीक है। कहता है कि इसी गुण के कारण कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। कार्बन के अतिरिक्त किसी भी तत्व के परमाणु में परस्पर संयुक्त होकर ऐसी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता उतनी नहीं पाई जाती है जितनी कार्बन में पाई जाती है। अतः अकार्बनिक यौगिक की अपेक्षा कार्बनिक यौगिक की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें क्या होता है, क्या वो कार्बन की सहयोग से वो क्या करता है, इस तरह की श्रृंखला बनाती है, श्रृंखलन बनाती है। और जो अन्य जो परमाणु होती है वो ऐसी श्रृंखला बनाने में समर्थ नहीं होती, वो ऐसे बनाने में सक्षम नहीं होती। इसीलिए अकार्बनिक यौगिक की अपेक्षा कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, उसकी संख्याएं अधिक होती है। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में भेद बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कार्बनिक यौगिक को हम लोग कहते हैं, कहता है कि इनमें क्वथनांक एवं गलनांक अकार्बनिक यौगिक से कम होता है। जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो
कार्बनिक यौगिक से कम होता है। कहता है कि यह उच्च ताप पर ये अपघटित होता है, मतलब कि जब अत्यधिक ताप होता है तब यह अपघटित होता है, मतलब टूटता है। इसमें कहता है कि इसमें समयवयवता का गुण अधिक पाता है। जो समयवयवता होता है इसका गुण इसमें क्या होता है कि अधिक पाता है, किसमें? कार्बनिक यौगिक में। ठीक है। अब इसके नीचे देखिए अकार्बनिक यौगिक। कहता है क्या कि अकार्बनिक यौगिक, कहता है कि अकार्बनिक यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं। रंगहीन मतलब कि इसमें कोई रंग नहीं होता है। जिससे अब बाद में जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया तथा निकेल, ये यौगिक रंगहीन होते हैं। कहता है कि बहुत उच्च ताप पर यह भी अस्थायी रहते हैं। अगर अत्यधिक ताप भी हो तब पर भी यह क्या होता है कि अस्थायी रहता है, यह अपघटित नहीं होता है। इसमें समयवयवता का गुण कम पाया जाता है, किसके अपेक्षा? तो कार्बनिक यौगिक के अपेक्षा। तो यही हमारा था कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का भेद, अंतर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो कहता है क्या कि सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं और कार्बन परमाणु अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करता है। तो सबसे पहले कहता है कि जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं और इस प्रकार निर्मित यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सहसंयोजक यौगिक पहले। ठीक है। अब चलिए, अब इसको हम लोग कैसे ये अस्थायित्व विन्यास प्राप्त करता है। कहता है कि चूंकि परमाणु अपने अस्थायित्व के लिए अकेरिया गैस के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई परमाणु है वह अस्थायित्व तभी हो सकता है जब वह किसी अकेरिया गैस की विन्यास को प्राप्त करेगा। अतः कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से साझा कर सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। जो कार्बन का जो बाहरी कक्षा में जो 4 परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है किसी अन्य के साथ साझा कर लेता है, किसी दूसरे के साथ। ठीक है। साझा करके उसके साथ क्या करता है कि वह सहसंयोजक बंधन बना लेता है, जिससे उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और उसे अस्थायित्व विन्यास प्राप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर किसी कोई परमाणु है कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए कार्बन कोई तत्व है, अगर इसके बाहरी कक्षा में अगर मान लीजिए 2 4 होगा, अगर इसके बाहरी कक्षा में मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यह क्या होगा? अस्थायी हो जाएगा। जब अस्थायी हो जाएगा क्यों होगा? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? 8। और हम लोग जानते हैं अगर कोई तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 या 8 होता है। अगर लास्ट वाले में या तो अगर मान लीजिए अगर जो 2 होगा, 2 किसका होगा? या तो हाइड्रोजन का होगा या तो हीलियम का होगा। तो अगर जो इन दोनों से अधिक होगा तो उसका, जैसे मान लीजिए लिथियम हो गया, तो लिथियम का भी हमारा क्या हो जाएगा? 3 होता है। तो 3 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना होगा? 2 और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये भी किसमें लेगा? हीलियम का रूप लेगा। तो उसी तरह जो कार्बन है इसका परमाणु संख्या 6 होता है। 6 होता है, इसका कितना होगा? 2 और 4। तो इसकी बाहरी कक्षा में या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तभी तो इसके बाहरी कक्षा में कितना होगा? 8 होगा। जब 8 हो जाएगा तो क्या होगा? अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि समावयवी क्या है। तो कहता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। मतलब क्या कि अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समव्यावी कहलाते हैं। ठीक है। कहता है कि और ऐसी घटना समव्यावता कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अणुसूत्र C2H6O के 2 समव्यावी होंगे। अब देखिए, अब जो हमारा CH3 CH2 और OH हो गया, यही जो हमारा C2H6 को हमने इस रूप में लिखा है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एथिल एल्कोहल, क्योंकि 2 कार्बन है और क्या लगा हुआ है? एल्कोहल। तो इसका ये हमारा क्या होगा? साधारण नाम हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक है। अब यहीं पे देखिए कि इसको क्या कहें कि ये वो जो है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इथर का है। ये किसका है? इथर। तो अब मान लीजिए CH3 और CH3, तो CH3 हमारा क्या होगा? मेथिल हो गया। और जब 2 हो गया तो कितना हो जाएगा? डायमेथिल और इथर। अब देखिए दोनों अणुसूत्र क्या है? समान ही है, बट इसका क्या है कि समव्यावी मतलब क्या है? अगर इसको भिन्न लिखने से इसका नाम में क्या होता है? चेंजिंग आ जाता है। तो यही हमारा होता है समव्यावी, जो मतलब कि जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? समव्यावी कहलाता है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिए। अगला कहता है क्या
कि सिस ट्रांस समव्यवता क्या होती है। तो कहता है कि वैसी समव्यवी जिसमें दो समान समूह द्विंद के एक ओर स्थित हो, सिस समव्यवता कहलाते हैं। कहता है क्या कि जो दोनों द्विंद के एक ही ओर स्थित हो, और तथा जिसमें दो समान समूह द्विंद के विपरीत दिशा में, मतलब अगर दोनों एक ही ओर स्थित हो तो सिस समव्यवता, और विपरीत दिशा में हो तो ट्रांस समव्यवता कहलाते हैं। या इसी को आप लोग एक साथ भी करके समझ सकते हैं। कहता है कि वैसी समव्यवी जिसमें दो समान समूह द्विंद के एक ओर स्थित हो तथा जिसमें दो समान समूह द्विंद के विपरीत दिशा में स्थित हो, सिस ट्रांस समव्यवता कहलाते हैं। ठीक है। अगर दोनों जो होता है जो द्विंद समूह हो चाहे द्विंद, अगर दोनों एक ही ओर स्थित हो तो सिस समव्यवता, और अगर विपरीत दिशा में हो तो क्या कर लेगा, ट्रांस समव्यवता। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो कहता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु ये ऐसा संभव नहीं हुआ जब ब्रिजिलियस ने 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता था। अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता था, इससे ही जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन कालांतर में इस धारणा को भी अंत हुआ जब वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया, और आज 10 लाख से ऊपर कार्बनिक यौगिक बनाए जा चुके हैं। तो जो जीवन शक्ति का जो सिद्धांत था उसमें बताया गया था कि जो कार्बनिक यौगिक होता है वो सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त होता है। लेकिन 1815 ईस्वी के बाद जब जो कालांतर में जो एक वैज्ञानिक आया था वोहलर ने, उसने प्रयोगशाला में यूरिया जो है, जो हमारा यूरिया जो कार्बनिक यौगिक है, उसे अमोनिया साइलेट्स को गर्म करके जब प्राप्त किया था तो उस समय इस चीज़ को विखंडन हुआ था। ठीक है। तो जो सजीवों के स्रोत जो प्राप्त होता है उसी को सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर पड़ने का कारण क्या है। कहता है हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर पड़ने का कारण क्या है। कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीके के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, मतलब कि बंधा हुआ रहता है, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनता है। जिससे क्या होता है, एक दृढ़ मतलब कि मजबूत त्रियामी संरचना बनता है। बल्कि ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। तो जो हमारा जो ग्रेफाइट है उससे क्या होता है कि षटकोणीय व्यूह मिलता है कि, ठीक है, कहता है कि इसमें एक आबंधन द्विआबंधी होता है। ठीक है, जिसके कारण कार्बन का संयोजकता पूर्ण होती है और ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तत्व एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इन दोनों विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुण अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। देखिए अब कहता है कि हीरा जो होता है 4 परमाणु से मिलकर बना होता है, जब जो ग्रेफाइट होता है उसके 3 परमाणु से ही संयोग करके बना होता है। और जो हीरा का जो आकार होता है वो होता है त्रियामी संरचना, और जो ग्रेफाइट होता है उसका क्या होता है, षटकोणीय होता है। तो दोनों क्या है कि आकार में भी चेंजिंग है, और दोनों के साथ जो परमाणु है उसकी भी संख्याओं में क्या है, अंतर है। तो अर्थात हीरा और ग्रेफाइट में इसी प्रकार का अंतर है। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि कार्बनिक यौगिकों के स्रोत क्या होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक हैं के स्रोत क्या होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक उसका क्या होता है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सभी है क्या। तो कहता है क्या कि कार्बनिक यौगिकों के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि
कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं तथा इन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। मतलब जो कार्बनिक यौगिक था इसे आप प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं था। लेकिन ब्रिजिलियस नामक एक वैज्ञानिक था जो 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया और जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया था द्वारा होता है, यह दिखाया था। कहता है कि लेकिन इस धारणा का अंत हुआ और जब वोहरल ने प्रयोगशाला में यूरिया कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण अमोनिया साइनेट को गर्म करके किया। बाद में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल तथा वार्थोलो ने मेथेन का संश्लेषण किया। अब तक 10 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। कहता है कि लाम्बजे ने प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि कार्बनिक यौगिक प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातु के संयोग से बने होते हैं तथा इनमें कार्बन सर्वदा विद्यमान होता है। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कार्बनिक यौगिकों के बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनको तरह तरह के प्रयोग कर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो था बहुत सारे ज़माने पहले का क्या कहा गया था कि जो कार्बनिक यौगिक होता है वह सिर्फ सजीव स्रोतों से ही प्राप्त होता है, अन्यथा आप उसे प्रयोगशाला में ना उसे बना सकते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को कुछ वैज्ञानिक आगे चल के 1865-15 के बाद इसे गलत साबित कर दिया, क्योंकि जो अमोनिया साइनेट है उसे कार्बनिक यौगिक बनाया था यूरिया को, क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। कौन बनाया था, तो वो वोहलर ने। तो उसी समय इस चीज़ का विखंडन हो गया और अब तक यहाँ पर 10 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला से हुआ है। मतलब कि लोगों वैज्ञानिकों ने इस सभी चीज़ों को बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यही हमारा था कार्बनिक यौगिक का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक कैसे बनाया जाता है। तो जो अकार्बनिक यौगिक होती है उसे कार्बनिक यौगिक कैसे बनाएंगे। तो कहता है नीचे दिए गए कुछ अभिक्रियाएं दी गई है जिससे अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदला जाता है। अब मान लीजिए Al4C3 प्लस 12H2O। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड। जो एल्युमिनियम कार्बाइड है, ठीक है, तो इससे जब अब दोनों की अभिक्रिया होती है तो यह मेथेन बनाता है। क्या बनाता है? मेथेन बनाता है। कौन? तो CH4। जो CH4 हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, Al4 और C3 का जब अभिक्रिया जल से होता है तो क्या बनाता है? मेथेन बनाता है। और मेथेन हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अब अगला देखिए कहता है क्या कि कैल्शियम कार्बाइड जो CaO2C जब उसमें जो गर्म क्या होता है CaCl2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड बनाता है और इसे जल से अभिक्रिया कराता है तो C2H2 मतलब कि एसिटिलीन बनता है। और ये हमारा क्या है कि कार्बनिक यौगिक है। ये हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अर्थात ये सभी क्या है? और कार्बनिक यौगिक है। और सभी को जब अभिक्रिया करवाए जाते हैं, जब CaO2C को ऊष्मा दिया जाता है तो C2 में परिवर्तित होता है। और जब इसको जल से अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? C2H2 प्लस CaOH का होल 2 बनता है। तो ये जो हमारा है C2H2 हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अगला देखिए। अगला कहता है कि CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड को जब Zn जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो CH2O मतलब क्या कि फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो ये भी हमारा क्या कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो ये जो अकार्बनिक यौगिक है इन सभी को जब हम लोग कुछ किसी अवयव के उपस्थिति में या किसी तत्व के साथ जब अभिक्रिया, क्वेश्चन देखिए कहता है क्या कि निम्नलिखित में एल्कीन चुने। तो एल्कीन देखिए क्या है? एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो ये तो होगा नहीं, चूँकि ये हमारा हो गया क्या? तो CnH2n प्लस 2 ये हमारा एल्केन हो गया। तो हमारा एल्कीन कौन हो गया? तो C2H2 हमारा क्या हो गया? एल्कीन हो गया। C2H2 हमारा क्या हो गया? एल्कीन, एथिलीन हो गया। क्या हो गया? एल्कीन का मतलब एथिलीन। चूँकि 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? C2H4 एल्कीन।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एल्कीन की जांच, जो एल्कीन की जांच की एक विधि बताएं। तो कहता है कि एल्कीन की जांच की प्रयोग विधि एल्कीन या एल्काइन CCl4 या जल में घुलित ब्रोमीन जल के पीले विलयन को रंगहीन बना देता है और इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिक में असंतृप्तता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो जो एल्कीन का जो जांच होता है वो एल्काइन मतलब CCl4 या जल में घुलित ब्रोमीन जो होता है उसमें उस पर इस चीज़ को ट्राई करके किया जाता है। अगर उसका रंग क्या होता है कि अगर रंगहीन हो जाता है तो क्या होता है कि वह उसमें जो कार्बनिक यौगिक का जो उपयोग किया जाता है उसका जो असंतृप्तता होता है उसकी परीक्षण के लिए चीज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया। इसी देखिए चूंकि कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब कि 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 इसको हो गया और 2 2 और 2 2 इसके पास हो गया। ठीक है, तो 4 4 कितना हो गया, इसको 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, और प्लस ब्रोमीन से जब अभिक्रिया होता है किसकी उपस्थिति में, तो CCl4, तो क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बन गया आपको हाइड्रोजन, यहाँ हो गया हाइड्रोजन, ये क्या हो ब्रोमीन ब्रोमीन एक एक आ गया। तो एक कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 इधर पुरा लिया, 1 2 3 4 इधर पुरा लिया। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं कि अपने 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 जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सभी को अपने में पुरा लेता है। ठीक है, अब इसका जो प्रयोग है, प्रयोग विधि देखिए। तो प्रयोग विधि हमारा क्या कहता है कि 2 परख नली ले और एक परख नली में एल्केन मतलब कि संतृप्त हाइड्रोजन ले तथा दूसरे परख नली में एल्कीन ले तथा इनमें CCl4 में घुला ले। जो CCl4 है इसमें सूखा कर घुला ले। तो CCl4 में Br2 में द्रव को दोनों परख नलियों में बूंद बूंद डालकर परख नलियों को हिलाते रहें। एल्कीन वाले परख नली में विलयन का पीला रंग विरंजित होकर रंगहीन हो जाता है तथा एल्केन वाले परख नली में विलयन ज्यों त्यों रह जाता है। तो यही था इसका प्रयोग। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है शायद 14 क्वेश्चन, चूँकि कुल 28 क्वेश्चन था इस अध्याय का लघुत्तरीय प्रश्न में, तो 14 मैंने आज कर दिया और कल शेष क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आप लोग फिर मेरे साथ कल भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।